हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ब्लड सेल्स के बारे में और ब्लड के बारे में, ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप्स और लिम्फ के बारे में। तो हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग्स में मोर देन 30 एंटीजन्स होते हैं। एंटीजन्स क्या होते हैं कि जो आरबीसीज है उनके सरफेस पे कुछ शुगर पॉलीमर होते हैं जो उन ब्लड ग्रुप को डिसाइड करते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्टडी किए जाने वाले जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एंड आरएच ब्लड ग्रुपिंग। आरएच ऐसे भी लिखा जा सकता है। सबसे पहले पढ़ते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को सबसे पहले रिपोर्ट किया था कार्ल लैंडेस्टर ने। तो इसने सबसे पहले 1900 में रिपोर्ट किया था एबीओ ब्लड ग्रुप्स को ह्यूमन बीइंग के अंदर। एबीओ ब्लड ग्रुप्स डिटरमाइन किए जाते हैं बाय द जीन आई। जैसे हम 10th क्लास में भी पढ़ा है हमने कि जो एक जीन होता है, चाहे वो कोई भी जीन हो, उसके 2 एलील्स होते हैं। जैसे मेंडल ने जो वर्क किया था टोल जीन पे, तो उसके 2 एलील थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप होता है उसका जो जीन है, ठीक है, उसकी 3 एलील्स होती हैं। एक होती है एलील ए, एक होती है बी और एक होती है ओ। नॉर्मली हर जीन की 2 डिफरेंट फॉर्म्स होती है जिनको एलील्स कहते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन है, इसको मल्टीपल एलीलिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, मल्टीपल एलीलिज्म हम नेक्स्ट 12th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, मल्टीपल एलीलिज्म। नॉर्मली एक जीन की 2 एलील्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप है, मतलब ब्लड का जो आई जीन है, उसकी 3 एलील्स होती हैं। अब 3 एलील्स हैं ए, बी एंड ओ। ये जो एलील्स हैं ये डिटरमाइन करती हैं ब्लड ग्रुप्स को। तो आई ए वाली जो एलील होती है वो ब्लड ग्रुप होता है ए, और जो आई बी वाली होती है वो ब्लड ग्रुप होता है बी, और आई ओ वाली ब्लड ग्रुप को कैरी करती है ओ को। ठीक है, अब देखो जो ए ब्लड ग्रुप है, जो ए ब्लड ग्रुप है उसके अंदर एंटीजन होता है। उसका जो एंटीजन होता है वो होता है एंटीजन ए। तो एंटीजन ए विल बी अगेंस्ट एंटीजन बी। ठीक है, मान लो कोई पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है और उसकी बॉडी में ट्रांसफ्यूजन कर दिया जाता है ब्लड ग्रुप बी वाले का, तो जो एंटीजन ए है वो एंटीजन बी के खिलाफ, क्योंकि एंटीजन बी कहाँ पे प्रेजेंट है, बी ब्लड ग्रुप की आरबीसीज के ऊपर, तो एंटीजन ए वाला ब्लड ग्रुप एंटीबॉडीज बनाएगा अगेंस्ट द एंटीजन बी। क्लियर? एक जो ए ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है, मैं आपको फॉर्मेशन बता देती हूँ। उसकी जो एलील्स होती हैं आई ए। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए होगा, लेकिन इसकी एलील्स ये भी हो सकती हैं आई ए आई ओ। तो यहाँ पे भी ब्लड ग्रुप ए ही होगा, क्योंकि जो ओ ब्लड ग्रुप है, जो ओ एलील है वो डोमिनेंट नहीं होती, डोमिनेंसी शो नहीं करती। ठीक है, डोमिनेंट और रेसेसिव आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो। डोमिनेंट का मतलब होता है जो अपना इफेक्ट शो करे, रेसेसिव का मतलब होता है जो अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाता। ऐसे ही आई बी अगर है, आई बी और आई बी एलील्स प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप होगा बी, और आई बी आई ओ प्रेजेंट है देन द ब्लड ग्रुप विल बी बी ऑल्सो। ठीक है, लेकिन अगर आई ए और आई बी, मतलब एक आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन ए भी प्रेजेंट है और एंटीजन बी भी प्रेजेंट है, वो ब्लड ग्रुप होगा ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे आप बोलोगे कि जो ए ब्लड ग्रुप है वो डोमिनेंट नहीं हुआ, या बी ब्लड ग्रुप है वो उसने डोमिनेंसी शो नहीं की। तो ये जो फिनोमिना होता है इसको को डोमिनेंस बोलते हैं। को का मतलब होता है साथ साथ डोमिनेंसी शो करना। तो यहाँ पे ना तो ए बी के ऊपर डोमिनेंट रहता है, ना ही बी ए के ऊपर डोमिनेंट रहता है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप होगा ए बी। ठीक है, और अगर एलील्स होती हैं आई ए आई ओ देन द ब्लड ग्रुप विल बी ओ। क्लियर? अब देखो, अगर ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन का ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन के अंदर, तो उसकी बॉडी में जो एंटीजन होगा, बी एंटीजन होगा, वो एंटीबॉडीज बनाएगा एंटीजन ए के लिए। ठीक है, लेकिन अगर जो पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो मैंने आपको अभी बताया कि इसकी जो आरबीसीज होती हैं उसके ऊपर दोनों एंटीजन होते हैं, ए भी होता है बी भी होता है। तो ये ए को भी रिकॉग्नाइज करेगा और बी को भी रिकॉग्नाइज करेगा, इसलिए ये कोई एंटीबॉडीज़ नहीं बनाता। लेकिन जो ब्लड ग्रुप ओ होता है, ओ की आरबीसीज पे कोई एंटीजन नहीं होता है,
कोई एंटीजन नहीं होगा तो इसको कोई भी ब्लड देगा, ये ओ ब्लड ग्रुप वाला पर्सन अगर किसी भी पर्सन का ब्लड लेता है तो उसके अंदर कोई एंटीजन नहीं होने की वजह से वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है सबके लिए, ठीक है। इसीलिए ओ ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है वो ओ ब्लड ग्रुप वाले से ही ले सकता है। अगर गलत ट्रांसफ्यूजन हो जाता है, इनकम्पैटिबल डोनर, इनकम्पैटिबल का मतलब जो योग्य ना हो, ठीक है। इनकम्पैटिबल डोनर और रेसिपिएंट के बीच में अगर ट्रांसफ्यूजन हो जाता है तो इनके एंटीजन्स के अंदर रिएक्शन होती है और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं इनके प्लाज्मा में, जिसकी वजह से क्लोट्स बन जाते हैं, ठीक है। ये क्लोट्स आएगा, आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। क्लोट्स बन जाते हैं जिसकी वजह से ब्लड कैपिलरीज है वो क्लॉग हो जाती है, बंद हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे ये पिक्चराइजेशन है, देखो ये ब्लड टाइप है ए, इसके एंटीजन होगा ए, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगी वो एंटी बी होगी। किस किस को दे सकता है, ये ए को दे सकता है, ए बी वाले को दे सकता है और ले सकता है ए वाले से और ओ वाले से। ऐसे ही बी के ऊपर एंटीजन्स होंगे, बी एंटीबॉडीज़ बनाता है ए के अगेंस्ट, ट्रांसफ्यूजन कर सकता है बी और ए बी को दे सकता है और बी और ओ से ले सकता है। ए बी वाला जो है उसकी आरबीसीज पे दोनों एंटीजन होते हैं, एंटीबॉडीज़ कोई नहीं होती, दे सकता है सिर्फ ए बी को और ले सकता है सबसे, इसलिए इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोला जाता है। ओ ब्लड टाइप वाला पर्सन है उसकी बॉडी, उसके आरबीसीज पे कोई एंटीजन नहीं होता, इसलिए वो एंटीजन ए और एंटीजन बी के लिए एंटीबॉडीज़ बनाता है। वो सबको दे सकता है लेकिन ले सकता है सिर्फ ओ से, इसलिए ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है क्योंकि वो सबको दे सकता है, ठीक है। अब आते हैं RH ब्लड ग्रुपिंग। RH ब्लड ग्रुपिंग एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं रीसस एंटीजन। ये प्रोटीन सबसे पहले एक रीसस मंकी के अंदर पाया गया था। मोस्टली पर्सन की मतलब मैनी पर्सन्स की आरबीसीज के सरफेस पे ये एंटीजन पाया जाता है और जिसके सरफेस पे ये एंटीजन पाया जाता है उस पर्सन को RH पॉजिटिव बोलेंगे और जिस पे नहीं पाया जाता उसको RH नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है। इसको भी 1940 में लैंडस्टेनर ने डिस्कवर किया था, लैंडस्टेनर और वाइनियर ने, ठीक है, रीसस मंकी के अंदर। अब जिसकी ये मैं बता चुकी हूँ, जिसके पास RH होगा वो RH पॉजिटिव होगा, जिसके पास नहीं होगा वो RH नेगेटिव होगा। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, RH पॉजिटिव इज़ डोमिनेंट टू RH नेगेटिव। मतलब अगर मान लो कोई पर्सन है जिसके ब्लड पे ये नहीं है तो वो RH नेगेटिव होगा, लेकिन RH पॉजिटिव वाले पर्सन का ब्लड अगर ट्रांसफ्यूज़ कर दिया जाता है तो RH नेगेटिव वाले में इसके लिए एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब देखो अगर RH पॉजिटिव पर्सन उसको एक्सपोज कर दिया जाता है RH नेगेटिव पॉजिटिव ब्लड ग्रुप से तो उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए ट्रांसफ्यूजन से पहले और मैरिज से पहले RH ग्रुपिंग है उसको मैच कर लेना ज़रूरी होता है। इनकम्पैटिबिलिटी क्या क्या होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के दौरान, तो सबसे पहले इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है, देखो पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन में पहली बार जब ब्लड डाला जाता है तो जो रेसिपिएंट होता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। क्यों नहीं आती, क्योंकि जैसे हमारी बॉडी के अंदर पहली बार कोई पैथोजन आता है तो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन जब दूसरी बार वही पैथोजन अटैक करता है तो उस टाइम हमारे शरीर में उस पैथोजन के लिए इम्यूनिटी होती है, मतलब एंटीबॉडीज़ बन जाती है। ऐसा ही यहाँ पे होता है RH ग्रुपिंग में कि जब फर्स्ट टाइम इन्फ्यूज़न किया जाता है RH पॉजिटिव पर्सन का ब्लड RH नेगेटिव पर्सन के ब्लड में बॉडी में, तो उसकी वजह से कोई हार्म नहीं होता, ठीक है। लेकिन उसके बाद एंटी RH फैक्टर और एंटीबॉडीज़ बनने लग जाती हैं जो रेसिपिएंट होता है उसकी ब्लड में, और दोबारा अगर वो उसी पर्सन से RH पॉजिटिव वाले पर्सन से ब्लड लेता है तो जो एंटी RH फैक्टर है वो उन आरबीसीज को, जो डोनर की आरबीसीज है, उनको डिस्ट्रॉय कर देगी। अब आती है इनकम्पैटिबिलिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इनकम्पैटिबिलिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी सेम यही प्रोसीजर होता है कि जब फर्स्ट टाइम एक मदर प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, तो अगर RH नेगेटिव वाले पर्सन RH पॉजिटिव वाले पर्सन का मतलब फादर मान लेते हैं RH पॉजिटिव है और जो मदर है वो RH नेगेटिव है, तो इस पर्सन का RH पॉजिटिव वाले पर्सन का
जो फीटस होगा वो भी RH पॉजिटिव ही होगा। तो फर्स्ट टाइम वही सेम फिनोमिना होता है कि मदर की बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ तो होते हैं लेकिन उतने ज़्यादा नहीं बने होते कि उस फीटस को हार्म करें। लेकिन जो सेकंड प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पे उस मदर की बॉडी के अंदर उतने एंटीबॉडीज़ होते हैं कि उस फीटस की RBCs को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसको बोलते हैं हीमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न HDN, ठीक है। और इस कंडीशन को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस्ट बोला जाता है, मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ द इरिथ्रोसाइट्स ऑफ द फीटस। तो इस कंडीशन में जो बेबी है या तो वो सरवाइव ही नहीं कर पाएगा, या अगर वो सरवाइव कर भी पाता है तो वो हाईली एनीमिक होगा। एनीमिक का मतलब लॉस ऑफ ब्लड की कमी होगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, HDN को प्रिवेंट करने के लिए, हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न को प्रिवेंट करने के लिए जो RH नेगेटिव मदर है उनको इंजेक्ट किए जाते हैं anti-RH एंटीबॉडीज़, मतलब उसको RH ब्लड ग्रुपिंग के खिलाफ एंटीबॉडीज़ डाल दी जाते हैं उसकी बॉडी में जब जब वो प्रेग्नेंट होगी, जिसकी वजह से उसके शरीर में एंटीबॉडीज़ नहीं बन पाते और वो जो बेबी होगा, जो फीटस होगा, वो सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो RH ब्लड ग्रुपिंग है, इसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है वो R होता है। जैसे हमारे ब्लड के लिए I जीन रिस्पॉन्सिबल था, तो यहाँ पे R जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर कैपिटल R मतलब कि होमोजाइगस कंडीशन होती है, या फिर कैपिटल R स्मॉल r ये कंडीशन होती है, तो वो पर्सन RH पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर स्मॉल r मतलब ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन होती है, तो जो पर्सन होगा वो RH नेगेटिव होगा, ठीक है। ये रिसेसिव हो गया तो RH नेगेटिव होगा, मतलब कि अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाया। नाउ वी कम टू लिम्फ इज ऑल्सो नोन एज टिश्यू फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो लिम्फ इज ए मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू। मोबाइल का मतलब होता है जो मूवमेंट करता है। कलरलेस टिश्यू होता है। इसके अंदर लिम्फ प्लाज्मा और लिम्फ कॉर्पस्कल्स होती हैं, ठीक है। लिम्फ बनता कैसे है, मैंने आपको 10th में भी समझाया था कि जैसे ये ब्लड वेसल है, आर्टरी है, तो ये ब्लड को लेके जा रही है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक। तो यहाँ पे ये छोटी छोटी कैपिलरीज के अंदर डिवाइड हो जाती है, ठीक है। ब्लड सेल्स के ऊपर जाके ये छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। अभी ये कैपिलरीज के अंदर से जो ब्लड है वो फिल्टर हो जाता है और यहाँ से बाहर आ जाता है, ठीक है। कैपिलरीज से निकल के बाहर आ जाता है। ये जो बाहर निकल के आया, टिश्यूज़ के अंदर जो ब्लड निकल के आया, इसको लिम्फ कहा जाता है। अब देखो, ये कैपिलरीज फिर वीनस सिस्टम बनाती है, मतलब कि वेन, छोटी छोटी वेनलेट्स बनाती है और फिर मेन वेन बना लेती है, हार्ट के पास जाके मेन वेन में एंटर कर जाती है, ठीक है। तो ये जो वीनस सिस्टम होता है, वीनस सिस्टम, अब देखो यहाँ पे लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फेटिक सिस्टम स्टार्ट होगा। लिम्फ ट्रांसफ़र करता है सब्सटेंसेस का, न्यूट्रिएंट्स का, फैट्स का ट्रांसफ़र करता है मेनली। तो यहाँ पे ये लिम्फेटिक वेसल्स ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन रखने के लिए हार्ट के पास जाके लिम्फ को वापसी उस ब्लड में मिला देती हैं, ताकि ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन रहे, ठीक है। क्योंकि जब कुछ ब्लड इसमें से फिल्टर, मान लो 100 ग्राम था इसके अंदर, ये आर्टरी में 100 ग्राम ब्लड था, तो मान लो 10 ग्राम भी अगर फिल्टर होके आया तो यहाँ पे तो 90 ग्राम बच गया। तो ब्लड का वॉल्यूम डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए वापसी से लिम्फ ब्लड के अंदर जाके मिक्स हो जाता है। अब आते हैं इसके कंपोजिशन पे। तो लिम्फ के अंदर लिम्फ प्लाज्मा होता है। लिम्फ प्लाज्मा ब्लड प्लाज्मा की तरह ही होता है कुछ कुछ, लेकिन इसमें ब्लड प्रोटीन, कैल्शियम और फॉस्फोरस है वो कम होते हैं, ठीक है। कुछ प्रोटीन्स होते हैं, इनमें मेनली ग्लोबुलिन प्रोटीन होते हैं। ग्लोबुलिन का मतलब होता है एंटीबॉडीज़, इम्यूनोग्लोबिन्स, ठीक है, आईजीज। तो जो इम्यूनोग्लोबिन्स है उनका फंक्शन तो सीधा सीधा है पैथोजेंस, या हमारा मतलब बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करना। अब आते हैं लिम्फ कॉर्पस्कल्स पे। कॉर्पस्कल्स का मतलब सेल्स, जिसको फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी बोला था हमने, ब्लड सेल्स के अंदर थी तब ये। तो ये फ्लोटिंग अमीबोइड सेल्स होती है, और अमीबोइड सेल्स WBC थी, ठीक है। तो ये ल्यूकोसाइट्स हो गई, जो कि मोस्टली लिम्फोसाइट्स होती हैं। लिम्फोसाइट्स मैंने आपको बताया था कि लिम्फोसाइट्स B लिम्फोसाइट्स और T लिम्फोसाइट्स होती हैं। जो कि B लिम्फोसाइट्स है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है, और T लिम्फोसाइट हेल्प करती हैं B लिम्फोसाइट्स की एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने में, ठीक है। इसके अंदर इरिथ्रोसाइट्स और प्लेटलेट्स एब्सेंट होती हैं।
मतलब एरिथ्रोसाइट्स का मतलब होता है आरबीसी, और प्लेटलेट्स जो क्लोटिंग सेल्स होती है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है, एब्सेंट होती हैं लिम्फ में। ठीक है, अब आते हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स। लिम्फोइड ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं लिम्फोइड ऑर्गन वो ऑर्गन्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं लिम्फ। ठीक है, यहाँ पे लिम्फ ये लिखा नहीं गया, मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, तो लिम्फ सिक्रीट करते हैं जिनको लिम्फोइड ऑर्गन बोला जाता है। स्प्लीन इज़ द लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन। स्प्लीन स्टमक के पास एक छोटा सा ऑर्गन होता है जो कि लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन होता है, और हमने आरबीसीज में पढ़ा था कि स्प्लीन इज़ द ग्रेवयार्ड फॉर आरबीसीज, मतलब कि जो आरबीसीज हैं वो यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती हैं। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ लिम्फ। लिम्फ मिडिल मैन की तरह एक्ट करता है, जो ऑक्सीजन, फूड मटेरियल्स, हॉर्मोन्स, इन सब का ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी सेल्स तक, और बॉडी सेल्स से जाके फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है, और वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है बॉडी के अंदर जो रिएक्शन होती हैं उन सारी रिएक्शंस को मेटाबॉलिक रिएक्शन बोला जाता है। तो उन रिएक्शन से जो वेस्ट बनता है उसको मेटाबॉलिक वेस्ट बोलेंगे। तो मेटाबॉलिक वेस्ट को कलेक्ट करता है बॉडी सेल से, और फाइनली उसको वीनस सिस्टम में डाल देता है। वीनस सिस्टम का मतलब जो वेन वाला सिस्टम होता है, मैंने आपको भी बताया था, उसको वीनस सिस्टम बोलेंगे। लिम्फ नोड्स है वो प्रोड्यूस करती हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फ नोड क्या होती हैं कि लिम्फ वेसल्स के बीच बीच में ऐसे नोड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको लिम्फ नोड कहा जाता है। ठीक है, ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। लिम्फ नोड आर ऑल्सो लिम्फोइड ऑर्गन। लिम्फोइड ऑर्गन का दूसरा फंक्शन ये है कि वो लिम्फोइड ऑर्गन मतलब डिफेंस में हेल्प करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट फंक्शन है इसका, जो इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और फॉरेन पार्टिकल्स है उनको डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि इसके अंदर होती है लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स क्या करेंगी, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगी, और एंटीबॉडीज़ का फंक्शन होगा डिफेंस प्रोवाइड करना। ठीक है, ये एब्जॉर्ब करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं फैट को और फैट सोल्यूबल वाइटामिन को फ्रॉम द इंटेस्टाइन। ठीक है, हमने डाइजेशन वाले चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था, चैप्टर नंबर 16 में, कि जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं जो इंटेस्टाइन विलाई के अंदर प्रेजेंट होती हैं, वो वहाँ से फैट के डाइजेशन के बाद फैट को कैरी करती हैं, जिसकी वजह से उनका जो कलर है वो मिल्की दिखाई देता है, और मिल्की कलर दिखाई देने की वजह से उनको नाम दिया गया है लैक्टियल्स। तो ये फैट के और ट्रांसपोर्टेशन और फैट सोल्यूबल विटामिन्स के ट्रांसपोर्टेशन और एब्जॉर्प्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, लिम्फ का नेक्स्ट फंक्शन है कि ये ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करता है। ब्लड के वॉल्यूम को कैसे मेंटेन करता है, मैंने आपको अभी बताया था कि ये वीनस सिस्टम में हार्ट के पास जाके, ठीक है, ये हार्ट है, हार्ट के पास जाके ये वीनस सिस्टम था। ठीक है, ये यहाँ पे हार्ट के पास जाके और वीनस सिस्टम के अंदर यहाँ पे पोर कर देता है लिम्फ को, ताकि ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये था आज का। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड इट्स फंक्शनिंग।